दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 52 नंबर। अब तक 51 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। दोस्तों ये सीरीज इंपॉर्टेंट है पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का, रेलवे ग्रुप डी, CBT 2 और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है सभी के लिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं और NTPC की भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1301 से। पीला बुखार जिसको येलो फीवर कहते हैं या पीत ज्वर कहते हैं, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है, इसके फैलने का माध्यम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मादा मच्छर के काटने से। जो येलो फीवर होता है वह मादा मच्छर के काटने से फैलता है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। पीला बुखार, येलो फीवर या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों में मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया मादा एडिस मच्छर मुक्ता एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया रोग वाहक मच्छर ही है। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया या बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। फाइलेरिया में क्या होता है, इंसानों का पैर हाथी की तरीके फूल जाता है, इसलिए इसे पील पाँव या हाथी पाँव भी कहा जाता है। दूषित पानी दूषित पानी के प्रयोग से या पीने से हैजा टाइफाइड जैसी बीमारी होती है। फाइलेरिया जैसे हमने आपको बताया, फाइलिया रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। किसके? जो क्यूलेक्स मच्छर होते हैं उनके दंश से होता है। और दूषित पानी से दो बीमारियां मैंने आपको बताई, हैजा और टाइफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1302। 1302 क्या है देखिए, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इन चार में से जितने भी अंग दिए गए हैं उनमें में से कौन ग्रंथि नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय अंग है, ना कि कोई ग्रंथि। बाकी अधिवृक्क ग्रंथि है, जिगर जिसको लिवर कहते हैं यह भी ग्रंथि है, पीयूष पिट्यूटरी जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं ये भी है। इंग्लिश में ग्रंथि को ग्लैंड भी कहते हैं। तो पित्ताशय एक ऑर्गन है। देखिए पित्ताशय जिसको इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहते हैं, नाशपाती आकार की एक थैली है। यकृत से निकलने वाला पित्त इसमें जमा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। क्षार का मतलब होती है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से और 14 के मध्य हो, वो क्षार कहलाता है। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है अर्थात 6.9 तक, वह सभी के सभी एसिड या अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी तो वो हो जाएंगे क्या दोस्तों, वह हो जाएंगे न्यूट्रल अर्थात उदासीन। तो जो पित्त है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त वसाओं का इमल्सीकरण करता है, भोजन पाचन में सहयोग। अच्छा, जो पित्त जो रस होता है या पित्त वसाओं का जो इमल्सीकरण होता है वह क्या होता है, भोजन पाचन में यह पित्त रस हेल्प करता है। यकृत, यकृत को लिवर भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती, तो वह दोस्तों होती है यकृत। और इसका वेट होता है 1.5 किलो से लगभग 2 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। एक लीवर की और विशेषता, अगर ये 50% डैमेज हो जाए तो अपने आप को ये बहुत जल्दी पूर्णतः विकसित भी कर लेता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो अपने आप को बहुत जल्दी विकसित कर लेता है, डेवलप कर लेता है, तो वह लीवर है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। अधिवक्र ग्रंथि जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं में कॉर्टेक्स तथा मेडुला पाया जाता है। अधिवक्र ग्रंथि में क्या क्या पाया जाता है, इसमें कॉर्टेक्स भी पाया जाता है तथा मेडुला पाया जाता है। कॉर्टेक्स की कमी से एडिसन रोग होता है। कौन सा? एडिसन रोग हो जाता है कॉर्टेक्स की कमी से। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग, देखिए 1303। रक्त अल्पता जिसको एनीमिक कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, किसकी वजह से होती है? यह रोग किसके कारण होता है, यह दोस्तों हम सबको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर, आरबीसी की कमी कारण, डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्सेल्स या रेड ब्लड सेल्स। लाल रुधिर कणिकाएं इनको हिंदी में कहते हैं।
और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये रेड क्यों होते हैं, अर्थात अपना रक्त जो रेड क्यों होता, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। WBC क्या होता है, वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं इसको कहते हैं। तो जो रक्त अल्पता जो एनीमिया होती है वो किसकी वजह से होता है, वह सब होता है कमी RBC। जब RBC होगी नहीं तो हमारे शरीर में क्या ब्लड बनेगा नहीं। अब बात आती है जो अपना ब्लड होता रक्त होता वह बनता कहाँ पर है, अर्थात जो रक्त है उसका निर्माण कहाँ होता है। उसका निर्माण होता है दोस्तों बोन मैरो, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, वहाँ पर रक्त का निर्माण होता है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। देखिए क्या है, रक्त अल्पता जिसको एनीमिया कहते हैं का कारण आरबीसी में कमी होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल सहायक होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन पहुंचाना शरीर के सेल में और CO2 को बाहर निकालना, अर्थात ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 को बाहर करता है। प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। WBC की कमी से प्रतिरक्षक क्षमता कमजोर होती है। देखिए WBC मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, WBC का जो कार्य होता है वह फाइटिंग करना होता है, अर्थात ये प्रतिरोधक क्षमता क्या करती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती है। सपोज दैट आपको कोई बीमारी होने वाली है या हो रही है, अगर आपकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सही होगी तो जल्दी कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी, अर्थात इम्यूनिटी पावर बेटर, सो बेटर, हेल्थ इज बेटर। तो ये चीज़ है दोस्तों, WBC की कमी से प्रतिरक्षक क्षमता जो है वह कमज़ोर हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1304 है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नेफ्रोलॉजी खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ है। जो नेफ्रोलॉजी है वो किसके साथ जुड़ा होता है, वह गुर्दा के साथ। गुर्दा को वृक्क और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है फिल्ट्रेशन का। ये क्या कार्य होता है, जो गुर्दा होता है, किडनी होती है, पहले इनकी संख्या कितनी होती, 2 होती, जोड़े में या मनुष्य में 1 होते हैं और संख्या में 2 होते हैं। इनकी आकृति आपने देखी हुई होगी, देख सकते हैं फिर से, स्लीपर शेप्ड कह सकते हैं। तो नेफ्रोलॉजी गुर्दे से जुड़ी होती है। और स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। स्तनधारियों का मतलब है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको स्तनधारी की कैटेगरी में रखते हैं। इंग्लिश में इसको मैमल्स कहते हैं। स्तनधारियों का जो मुख्य उत्सर्जी एक अंग होता है वह होता है वृक्क। वृक्क को किडनी या गुर्दा भी कहा जाता है। वृक्क का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। अप्रॉक्सीमेटली कितना वेट होता है, 140 ग्राम। कितना होता है, 140 ग्राम। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क लगभग 2 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है। किससे, कितने से बना होता है, 2 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क का वजन 140 ग्राम होता है, जैसा कि मैंने बताया है दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नंबर है अपना 1305। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है, ग्रेगर मेंडल यहाँ पर दिया गया, इनका पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, अर्थात जेनेटिक्स का आनुवंशिकी का पिता कहा जाता। कैसे, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल किया था। इन्होंने 2 अनुपात भी दिए थे। एक दिया था 3:1 और दूसरा दिया था 9:3:3:1। तो इन्होंने ये दिया था, मटर का एक लंबा पौधा लिया था, एक छोटा पौधा लिया था, उसमें एक सिकुड़े हुए बीज थे, एक फैले हुए बीज थे। इन्होंने इस टाइप के पौधे से प्रैक्टिकल किया था और इन्होंने साबित किया था कि जेनेटिक्स में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं और प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में क्या क्या जाता, अर्थात फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सारी की सारी जानकारी इन्होंने दी थी। किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने मटर का पौधा इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि यह जल्दी से उपलब्ध होता है, सस्ता होता है और कम समय में उग आता है। लगभग 4 से 5 महीने में यह मिल जाता है और लगभग हर कंट्री में यह अवेलेबल होता है।
तो ये कौन हो गया? ग्रेगर जॉन मेंडल इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बात करते हैं मटर। तो मटर का जो बॉटनिकल नेम होता है वह होता है पाइसम सटाइवम। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहन मेंडल द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? ये कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम है। 1822 से 84 इनकी लाइफ लिविंग रहा है, अर्थात इतने समय तक ये जीवित रहे हैं। आनुवंशिकता के वे लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था। जेनेटिक्स नाम का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? डब्ल्यू वॉटसन ने। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव के विकासवादी सिद्धांत को बताया। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर और विकासवादी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। और जो मटर का पौधा किसने सिलेक्ट किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और जो आंसर ने जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जो आंसर ने 1909 में। वाटसन ने जेनेटिक्स नाम दिया था। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1306। देखिए क्या दिया गया है। लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज के टीके के लिए। रेबीज के टीके खोज लुई पाश्चर ने की थी। देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। लुई पाश्चर को रेबीज का टीके की खोज करने के कारण जाना जाता है। लुई पाश्चर ने दूध को सुरक्षित रखने के लिए पाश्चरीकरण, जिसको पाश्चराइजेशन कहते हैं, की दो विधि दी थी, LTH और STST दी थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक अर्थात क्या पोलियो से भी कह सकते हैं। पोलियो का टीका जो था वह जॉन सॉल्क ने की थी। देखिए, चेचक के टीके खोज एडवर्ड जेनर और पोलियो के टीके खोज जॉन सॉल्क ने की थी। अल्बर्ट साविन द्वारा किया गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1307। क्या देखेंगे? 1307 देखेंगे। कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी कहते हैं, को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग जैसा कि ये त्वचा के माध्यम से संबंधित रोग होता है। इसमें त्वचा में क्या है, दाने दाने से पड़ जाती है, त्वचा वहाँ की सुन्न हो जाती है, अर्थात डीएक्टिवेट हो जाती है। उस त्वचा में विशेष कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डे बाई डे ये पूरी त्वचा में फैलने लगती है, पूरी त्वचा खराब हो जाती है, यूँ कहे बॉडी डैमेज होने लगती है। तो कुष्ठ रोग या लेप्रेसी का जो दूसरा नाम है वह हैंसेन रोग है। क्या है? हैंसेन रोग इसका दूसरा नाम है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखें। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरिया लेप्री से होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो कुष्ठ रोग है वो किस के माध्यम से होता है, वह है माइकोबैक्टीरिया लेप्री से। इस रोग के रोगी के शरीर पर चकत्ते सफ़ेद चिन्ह हो जाते हैं, तंत्रिकाएं भी प्रभावित होती हैं। बाबा आमटे कुष्ठ रोगी की सेवा के लिए विख्यात रहे हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई जिसको सपनों का शहर भी कहा जाता है। और मुंबई क्या है, जो महाराष्ट्र है, ये स्थित है अरब सागर के। ये एक प्रकार का तटीय राज्य आप समझ सकते हैं, और काफ़ी बड़ा राज्य भी है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह मुंबई है। ठीक है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र के एक बाबा थे, बाबा आमटे। कुष्ठ रोगों की, जो कुष्ठ रोगी होते थे या कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, उनकी सेवा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1308। खालिस्तान तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्राइमेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का जो अध्ययन करते, स्टडी करते, उसको प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। आइए क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वन मानुष आदि का अध्ययन होता है। ड्रायोपिथिक से मानव पीढ़ी का जन्म हुआ है। ड्रायोपिथिक से क्या हुआ? मानव पीढ़ी का जन्म हुआ है। ड्रायोपिथिक बिना पूंछ वाले, क्या बिना पूंछ वाले बंदर का वैज्ञानिक शब्दावली है।
रामापिथिक मानव विकास की प्रथम पीढ़ी है। रामापिथिक क्या है? मानव विकास की प्रथम पीढ़ी है दोस्तों। और जो निएंडरथल है वह मानव वर्तमान मानव का पूर्वज है। जो करंट टाइम मानव हैं उनके पूर्वज क्या थे? वह थे निएंडरथाल या निएंडरथाल, बोथ आर इक्वल। इरेक्ट मानव खड़े होकर चलने लगे। इरेक्ट मानव क्या थे? इरेक्ट मीन्स होता सीधा। धीरे धीरे जो मानव हुए खड़े होने लगे और खड़े होकर चलने लगे। आधुनिक मानव प्रबुद्ध मानव मेधावी मानव होमोसेपियंस है। जो वर्तमान में ह्यूमन बींग है उनका जो साइंटिफिक नेम है वह है होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। और ये कितने समय पुराने पहले डेवलप हुए थे? अर्थात मानव की प्रजातियां लगभग 40,000 BC, अर्थात इसको क्या कहेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे। ईसा पूर्व का दोस्तों मतलब होता है जब से यीशु मसीह पैदा हुए उसके पहले से। अब क्वेश्चन देखेंगे 1309। देखिए 1309 क्या है? एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं या किसके माध्यम से फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया और फाइलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया और फाइलेरिया। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया और फाइलेरिया वेक्टर वहन करते हैं। डेंगू ज्वर मादा एडिस एजिप्टी, जिसको एडजिप्टी कहते हैं, मच्छर के काटने से फैलता है। भारत में डेंगू का पहला मामला 1963 में कलकत्ता में आया था, जो अब वर्तमान में कोलकाता है। ये किस नदी के किनारे स्थित? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। और यहाँ पर ब्रिज कौन सा? हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज यहाँ का फेमस है और यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। डेंगू मच्छर स्वच्छ जल में उत्पन्न होते हैं। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। देख लीजिए मच्छर कितने हेल्थ के लिए डेंजर होते हैं। फाइलेरिया को हाथी पाँव या पील पाँव भी कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1310। फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इबोला। इबोला बुखार ये कहाँ से? अफ्रीका से क्रिएट हुआ था दोस्तों। देखिए फल चमगादड़ इबोला बुखार रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। चमगादड़ सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ की सुनने की क्षमता 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी? 20,000 से हर्ट्ज से अधिक होती है। अपनी जो सुनने की क्षमता होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो वह कंपन से आभास कर लेता। किससे? चमगादड़ कंपन के माध्यम से आभास कर लेता। इबोला वायरस जनित रोग है। चमगादड़ से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। जिन कंट्रीज़ में चमगादड़ को खाया जाता है, स्पेशली चाइना में, वहाँ से आपने देखा ही होगा कि कोरोना जैसी बीमारियां, अन्य प्रकार की बीमारियां चीन से इधर उधर फैलती रहती, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के जानवर खाते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1311। क्या दिया गया? हीमोफीलिया किसका एक एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अनुवांशिक रोग। ये एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोगी को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं जमता है। वैसे नॉर्मल किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो थोड़ी देर बाद ब्लड बहना रुक जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, बट आधे घंटे तक या आधे घंटे से 24 घंटे तक रक्त रुक ही नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि उसको हीमोफीलिया है। यह विटामिन के की भी कमी हो सकती है। यह मुख्यतः पुरुष में होता है। किस में होता है? पुरुष में होता है। महिलाओं में हीमोफीलिया तब होता जब दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। XX का मतलब होता है फीमेल और XY का मतलब होता है मेल। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1312। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या है? तो देखिए सबसे पहले आप समझिए खून बहने का 2 से 7 मिनट तक बहेगा और जम जाएगा 3 से 10 मिनट। ये एक औसत दिया गया है कि रक्त आपका 2 से 7 मिनट तक समथिंग बहेगा और उसके बाद 3 से 10 मिनट के अंदर वह जम जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। विटामिन के रक्त थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजन है। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन है। रक्त क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता? क्योंकि जो रक्त की पीएच वैल्यू है वह 7.4 होती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में
आधा लीटर रक्त कम होता है, अर्थात जो महिलाएं होती हैं उनके शरीर में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा ब्लड कम होता है, तकरीबन हाफ लीटर कम होता है। और एक एडल्ट पर्सन में, एडल्ट के बॉडी में जो रक्त की वो होती है, स्टोर करने की क्षमता या रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1313। 13 खाली स्थान एक जीवाणु संबंधी रोग है, अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा है जो जीवाणु संबंधित रोग है? तो वह हो जाएगा उपदंश। क्या हो जाएगा? जिसको सिफिल्स कहते हैं और हिंदी में इसको उपदंश कहते हैं। आइए देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। उपदंश या सिफिल्स एक जीवाणु संबंधी रोग है। सिफिलिस या सिफिल्स जिसको कहते हैं, शिशन अंग को प्रभावित करता, अर्थात यह पेनिस को अफेक्टेड करता है। किसको? पेनिस को अफेक्टेड करता है। यह रोग ट्रिपैनोमा या पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? ट्रिपैनोमा पैलिडम जीवाणु के कारण, अर्थात बैक्टीरिया के कारण होता है। दाद टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। दाद किससे होता है? टीनिया कैपिटिस से। और पोलियो एच आई यू वायरस से होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1314। हटीले जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर खाली स्थान द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा और पानी। जो हटीले या परसिस्टेंट जो कार्बनिक प्रदूषकों का जो परिवहन मैक्सिमम होता, एयर एंड वाटर की वजह से। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। हटीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा एवं पानी के द्वारा किया जाता है। कार्बनिक प्रदूषणों का बहाव हवा एवं पानी द्वारा होता है। कार्बनिक प्रदूषणों में जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। जो कार्बनिक प्रदूषण होते हैं उसमें जीवाश्म की मात्रा क्या होती है? वह अधिक होती है। जल एवं वायु प्रदूषण अवशिष्ट पदार्थों के कारण हो सकता है। किसके कारण? अवशिष्ट पदार्थों के कारण हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आ जाइए 1315। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को खाली स्थान क्या कहा जाता है? तो इनको वेक्टर कहा जाता है। जो विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं, कीड़े मकोड़े कीट पतंग, उनको क्या कहा जाता है? उनको दोस्तों कहा जाता है वेक्टर। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। कुछ कीड़े हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। बायो तकनीकी द्वारा रोगों का निदान किया जाता है। बायोडीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। बायोडीजल का किस में उपयोग किया जाता है? ये एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1316। निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है? देखना है दोस्तों, इनमें में से 4 ऑप्शन में से देखना हमें हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बेकार कागज से बना। बेकार कागज से बना। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। बेकार कागज से बना नव विकसित हरे गैर विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है। यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। जो यूकैरियोटिक होती हैं सेल्स, वो सेल्यूलेज की बनी होती है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च एवं सेल्यूलोज। क्या होते हैं? स्टार्च एवं सेल्यूलोज होते हैं प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल। प्राकृतिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल देखना चाहे तो लाह। क्या है? वह लाह होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1317। देखिए क्या है। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। अच्छा, डिफरेंट का इसके में पता लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो। डीएनए के परीक्षण में इतने में से अगर हम विषम देखना चाहें तो पोलियो है। पोलियो की जॉन सॉल्क ने पोलियो टीके की खोज की थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर, देखिए 1318। निम्न में कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक संपर्क कीटनाशक है। क्या है? ये एक संपर्क कीटनाशक होता है। कौन? डीडीटी के संबंध में। आइए अब इस क्वेश्चन के हम पूरे आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे दोस्तों। बिल्कुल आइए दिखाते हैं आपको हम। डीडीटी ये एक संपर्क कीटनाशक है। डीडीटी पर प्राणी एवं वनस्पति के लिए अधिक घातक होने के कारण रोक लगा दी गई है।
क्योंकि ये इनकी हेल्थ के लिए भी दोस्तों डेंजर था। डीडीटी 1990 के दशक तक मच्छर आदि के रोग का मुख्य कारण या मुख्य साधन बना था 1990 तक, बट अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, हेल्थ के लिए डेंजर है, इसलिए इस पर गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 1319। देखिए क्या है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर एडवर्ड जेनर। सीधी बात है कि चेचक का जो टीका था उसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके खोज जो एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक वेरियोला वायरस से होता है। जो चेचक किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है। चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। जो चेचक होता है फुल बॉडी को अफेक्टेड करता है। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब देखिए आगे क्या दिया गया, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने प्रेजेंट किया था। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था अर्थात डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंटेड बाय वाटसन एंड क्रिक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1320। खालिस्तान लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर है तुलसी, जिसको बैसल भी कहते हैं। तुलसी लुप्त प्राय भारतीय एक औषधि पौधा है। पोडोफाइलम, जिसको पोडोफाइलम कहते हैं, लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा है। इसको तुलसी भी कहा जाता है। पर्यावरणीय कारण से जीव और पौधे लुप्त हो रहे हैं। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। तुलसी पौधों का भारत में सर्वाधिक महत्व। देखिए जो भारत देश है एक कृषि प्रधान के साथ साथ धर्म प्रधान भी देश है। विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, जो तुलसी है इसे एक पूजनीय पौधा माना जाता है। इसे लोग अपने आंगन में लगाते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं जिस तरीके से पीपल की जाती है। पीपल क्या है? पीपल की भी पूजा की जाती है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है। पोपावर सिमेनेफेरम अफीम देने वाला एक ऐसा पौधा है इसमें मोपीन होती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1321। निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्तंभन के रूप में इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्तंभन रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र NO2 है। क्या है? NO2 है। NO2 का प्रयोग शल्य चिकित्सा में होता है। क्लोरीन का प्रयोग HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने आदि में की। जो क्लोरीन है उसका HCl के निर्माण में, या मस्टर्ड गैस होती है सरसों वाली गैस, उसके निर्माण में, या ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में बनाने में उपयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कौन सा? विज्ञान की एक शाखा। दोस्तों फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, 1322 है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। वर्तमान में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की खोज की जा रही है। इसी को लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह पर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1323। ओरल पोलियो वैक्सीन खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई थी, अर्थात किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये थे दोस्तों साइंटिस्ट सी नंबर अल्बर्ट साविन। कौन? अल्बर्ट साविन के माध्यम से यह विकसित की गई थी। देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साविन के द्वारा विकसित की गई थी। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनस साल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साविन द्वारा किया गया था। पोलियो वायरस 3 प्रकार का होता है। टाइप 3 का रोगी सबसे अधिक और टाइप 2 का रोगी सबसे कम है। पोलियो गला, रीढ़ और
नाड़ी संस्थान को नष्ट करता है। किसको? गला, रीढ़ और नाड़ी, यही तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया, अर्थात भारत में कोई भी रोगी पोलियो उसको नहीं है। WHO का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका पूरा नाम होता है हिंदी में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1324। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी? डी। विटामिन डी की कमी हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति रिकेट से अर्थात सूखे से ग्रसित। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो सूखा रोग है रिकेट्स है, ये स्पेशली बच्चों में होता है, शिशुओं में होता है। बड़ों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमोलोसिस अर्थात हड्डियां मुड़ने वाली बीमारी हो जाती है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में, शिशुओं में रिकेट्स या सूखा रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया या मलोसिस रोग होता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? मॉर्निंग में सूर्य की रोशनी या सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और विटामिन की खोज 1911 में फंक ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। विटामिन बी और सी हैं जो जल में घुल जाते हैं और एडी के हैं जो वसा या कार्बनिक घोल में घुलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन से विटामिन है जो जल में घुलते हैं, बी सी। ऐसे कौन से विटामिन है जो फैट्स में या कार्बनिक घोल में घुलते हैं, वह हो जाएंगे दोस्तों एडीई के। क्या? एडीई के हैं जो फैट्स में कार्बनिक घोल में घुलते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1325। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन अर्थात मकड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्कनोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मकड़ी का आर्कनोलॉजी में अध्ययन और मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। एपोलॉजी में माफ़ी मांगने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एपोलॉजी में किसका? माफ़ी मांगने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। आपको करना है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।